नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ आधुनिक भारत के इतिहास की सबसे भयानक घटना के बारे में, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। आइए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं आखिर हुआ क्या था। दोस्तों, भोपाल गैस ट्रेजेडी की कहानी शुरू होती है एक कंपनी के साथ, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी है दोस्तों। 51% जिसका ओनरशिप एक कंपनी, अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के पास है। 22% ओनरशिप दोस्तों हमारी LIC के पास है, लाइफ इंडिया कॉरपोरेशन के पास है, और बाकी का 27% भारतीय लोग होल्ड करते थे। दोस्तों, इस कंपनी का मेन काम था केमिकल बनाना, पेस्टिसाइड बनाना। बैटरी के लिए ये लोग केमिकल बनाते थे, पेस्टिसाइड्स बनाते थे, कीटनाशक बनाते थे। अब आपको जानकारी ही होगी, ये सारी प्रक्रिया में काफ़ी खतरनाक टाइप के केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। जो पूरा प्रक्रिया होती है वो काफ़ी डेंजरस होती है, अंडर सुपरविजन होती है। तो दोस्तों क्या होता है, यही कंपनी अपनी एक फैक्ट्री भोपाल में लगाती है, जिसको हमारी भारतीय सरकार परमिशन भी देती है और उसको अलाउ भी करती है। पर दोस्तों एक रात क्या होता है, ठंडी की रात है दोस्तों, दिसंबर का महीना है। क्या होता है कि थोड़ी सी नेग्लिजेंस की वजह से पानी जो है वो एक केमिकल के टैंक में जाके मिल जाता है, और उसका दोस्तों ये कॉन्सिक्वेंस होता है कि वो जो केमिकल है, खतरनाक केमिकल है, वो हवा में मिल जाता है। वो ऐसे धुएं की तरह ऊपर उठता है और पाइपों से होता हुआ दोस्तों वो इन्वायरमेंट में मिल जाता है, एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो आसपास के सारे गांव थे, जो रात के वक्त बेचारे सो रहे थे, उन सब की अकाल मृत्यु हो जाती है, और जो बच पाता है उसका जीवन जीने लायक नहीं रहता। दोस्तों अगर अनुमानों की माने तो लगभग इस हादसे में तब से लेके आज तक 2 लाख लोगों तक की मौत हो चुकी है, और आज भी भोपाल के लोग इसके इल इफेक्ट्स को झेल रहे हैं। अभी तक उनके जो जेनेटिक्स हैं, उनके साथ जो बदलाव हुए हैं इस केमिकल रिएक्शन की वजह से, वो आज भी इसका हर्जाना भुगत रहे हैं। दोस्तों अब ये तो हो गया दोस्तों हादसा। अब इसके जो मेन कहानी है वो शुरू होती है इस हादसे के बाद की कहानी। भारत सरकार ने क्या किया इसके बारे में। दोस्तों जब इतना बड़ा ट्रेजेडी हुई तो आप समझ ही सकते हैं कि सारे वकील, सब लोग एकदम से उन्होंने जमखट लगा लिया भोपाल में, और सारे लोगों ने हाहाकार हो गया कि क्या करें, ये क्या हो गया, कि इसको कैसे ठीक किया जाए। तो हमारी भारत सरकार ने एक कानून बनाया, उसको बोलते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी क्लेम्स एक्ट। इस कानून के तहत ये डिसाइड किया गया कि इतने सारे लोग हैं, इन सबको कौन रिप्रेजेंट करेगा न्यायालय में, कोर्ट में? भारत सरकार। पर यहाँ पे हमको ये सोचने की ज़रूरत है कि दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया था कि ये जो कंपनी है इसका लगभग 22 से 24% शेयर खुद भारत सरकार ओन करती थी LIC के थ्रू। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है कि जिसके खिलाफ लोग खुद जा सकते हैं, ऐसी कंपनी जिसकी खुद एक हद तक सरकार मालिक है, उन्हीं के खिलाफ केस फाइल करने की ताकत भी सरकार ने ले ली इस एक्ट के थ्रू। कई लोगों ने ये बोला ये सरकार ने इसलिए किया क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाहती थी लोगों के केसों से। वो नहीं चाहती थी कि जो हमारी आम जनता है, जिन लोगों को नुकसान हुआ है, वो भारत सरकार के खिलाफ कोई एक्शन ले पाए। तो इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई भी है दोस्तों। फिर क्या होता है दोस्तों, फिर बहुत लंबी लड़ाई चलती है दोस्तों। 1000 तरीके के आर्गुमेंट्स आते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट्स और सबसे पहला इशू ये आता है कि ये केस डिसाइड कहाँ पे होगा, कहाँ का कोर्ट इस केस को देखेगा, भारत का या फिर अमेरिका का। क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, 51% शेयर इस कंपनी का, UCIL का, कौन ओन करता था? UCC, जो कि एक अमेरिकन कंपनी थी दोस्तों। तो अब मानिए, अब मैं आपको बहुत रोचक घटना बताता हूँ। क्या हो रहा है, न्यूयॉर्क के कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल किया जाता है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। किसके खिलाफ? कंपनी के खिलाफ। और भारत सरकार वहां जाके कहती है, जज पूछता है कि आपने यहाँ क्यों केस फाइल किया, आपने भारत में क्यों नहीं सुलटाया, क्योंकि हादसा जो है वो भारत में हुआ है। तो भारत सरकार वहां पे ये बोलती है, भारत सरकार का वकील ये बोलता है कि हमारे जो भारतीय न्यायालय हैं वो सक्षम नहीं है इतना बड़ा केस देखने के, इसलिए आप इस केस को देखिए चौंकने वाली बात है दोस्तों।
वहां पे भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इस केस को अमेरिका का कोर्ट डिसाइड कर दे, भारत का कोर्ट डिसाइड ना करे। आप देख पा रहे होंगे सीधे सीधे बचने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। और दूसरी तरफ जो कंपनी है वो ये कोशिश कर रही है और वो ये कह रही है कि भारत के जो कोर्ट हैं वो पूरी तरीके से सक्षम है और वहीं पे केस डिसाइड होना चाहिए, क्योंकि हादसा वहीं पे हुआ है। जज सोली का रूल, जहां पे हादसा वहीं का कोर्ट देखेगा। और जो वहां पे जो जज थे उनका नाम था जस्टिस कीनान। न्यूयॉर्क कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने ये बोला कि नहीं, आपको केस भारत में ही फाइल करना चाहिए, भारत में ही करना पड़ेगा, हमारा इसके ऊपर कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। और भारत सरकार को वापस भारत में आना पड़ा। फिर भारत सरकार ने केस फाइल किया, कहाँ पे? भोपाल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोस्तों। और वहाँ पे भी यही आर्ग्यूमेंट्स रखे कि इतने लोगों का नुकसान हुआ है, ऐसे ऐसे आपको हर्जाना देना होगा। और दोस्तों डिमांड रखी गई, करोड़ों की अरबों की बातें हुई, हर तरीके की बातें हुई दुनिया भर के। आप समझते एक बार किसी चीज़ पे जब राजनीति होने लगती है फिर उसका कोई अंत तो है नहीं। हज़ारों वादे किए गए लोगों से कि आपको इतना पैसा मिलेगा, लाखों पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। पर आखिर में दोस्तों ये हुआ, बहुत लंबी लड़ाई के बाद 750 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। किसके खिलाफ? कंपनी के खिलाफ। 750 करोड़ आपको सुनने में हो सकता है बहुत बड़ी रकम लगे, और उस समय के लिए तो बहुत बड़ी रकम है, पर जब मैं आपको नंबर बताऊंगा कि कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने लोगों ने उसकी वजह से सफ़र किया, तो ये आपको 750 करोड़ कुछ भी नहीं लगेंगे। और ये जो 750 करोड़ हैं, ये जो राजनेताओं ने जो वायदे कर दिए थे उनसे आधे भी नहीं थे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जनता जो है, जो लोग अफेक्टेड थे, वो बिल्कुल भी इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं थे। वो अपने आप को ये समझ रहे थे कि उनके साथ चीटिंग हुई है, और काफ़ी हद तक ये माना जा सकता है कि उनके साथ हाँ चीटिंग हुई थी। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ दोस्तों? कुछ नहीं हुआ दोस्तों, कुछ नहीं किया गया। यही 750 करोड़ रुपए मिले। मोटा मोटा मानो जब हम अनुपात लेते हैं तो लगभग एक व्यक्ति के हाथ में 30-40 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं आ पाया। और ये मैं पूरे परिवार की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपना कोई व्यक्ति खोया या एक से ज़्यादा व्यक्ति खोए। तो दोस्तों ये स्थिति थी हमारे देश में उस समय। और सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी चीज़ों को, जब ये कंपेंसेशन डिसाइड किया, उसने भी काफ़ी चीज़ों को, काफ़ी पॉइंट्स को उठाया जो काफ़ी वैलिड थे। उन्होंने बोला कि एक सिस्टम चल रहा है पूरी दुनिया में। दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं वो ऐसे सारे खतरनाक काम, ऐसे सारी खतरनाक फैक्ट्रियाँ जो डेंजरस हैं, वो अपने देशों में ना लगा के डेवलपिंग कंट्रीज में लगा रहे हैं, गरीब देशों में लगा रहे हैं। और गरीब देश की सरकारें थोड़े से पैसे के लालच में अपने नागरिकों की जो जान है उसको खतरे में डाल रहे हैं। इस चीज़ को रोकना चाहिए, इस चीज़ को रोकना पड़ेगा, इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। एक पॉइंट और है दोस्तों जो हमको समझने की ज़रूरत है। ये पूरी कहानी हो गई दोस्तों सिविल प्रोसीडिंग्स की, कंपेंसेशन देना पड़ेगा। पर दोस्तों इतना बड़ा आघात, कितने लोग मरे। कुछ तो रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं दोस्तों, घटना से कुछ दिन पहले यूसीसी जो मेन कंपनी, अमेरिकन कंपनी, उसके एक इंजीनियर ने इस बात को बोला था कि जी ये जो फैक्ट्री है ये खतरनाक है और इसमें किसी भी पल हादसा हो सकता है। उसके बावजूद दोस्तों कोई एक्शन नहीं लिया गया, उस बात को दबा दिया गया। और आप सभी जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। तो कुछ तो क्रिमिनल एक्शन लेना चाहिए ना, वो क्रिमिनल एक्शन दोस्तों लिया गया। पहले तो जब ये कंपेंसेशन की बात आई तो क्रिमिनल एक्शन वाली चीज़ को तो बिल्कुल दबा दिया गया। हर चीज़ किस बात में बदल गई कि कितना पैसा मिलेगा। आप समझ सकते हैं राजनीति का स्तर। फिर क्या हुआ दोस्तों, जब ये कंपेंसेशन मिल गया फिर से लोगों ने आवाज़ उठाई, कई पेटिशंस फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने डिसीजन को रिव्यू किया। दोस्तों ये बहुत कम बार होता है। हमारा अनुच्छेद 137 आर्टिकल 137 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो अपने डिसाइडेड केसेस का खुद दोबारा संज्ञान ले सकता है, देख सकता है अगर उनमें कोई त्रुटि है, कोई गलती है, उसको ठीक करा जा सके। तो वो किया सुप्रीम कोर्ट ने, और उस रिवीजन से पैसे तो नहीं बढ़े, कंपेंसेशन तो दोस्तों उतना ही रहा, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। पर एक फ़ायदा हुआ कि जितने भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी, जो भी क्रिमिनल केस करे गए थे, जो कंपनी के मैनेजर्स थे, डायरेक्टर्स थे, उनके खिलाफ, उनको दोबारा रिवाइव कर दिया गया। अब
थोड़ा सा हम खुश हो सकते हैं यहाँ पे, पर दोस्तों खुशी वाली कोई बात नहीं है। कुछ ही दिन बाद हमको ये देखने को मिला कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हुई थी मर्डर से, वो पहुंच गई कल्पेबल होमिसाइड पे। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है दोस्तों, किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की मृत्यु तो करी है, पर उसमें उसका जो इंटेंशन है वो उसका लेवल कम है, उसका ज्ञान है उसके बारे में, उसका लेवल कम है। ऐसे समझ लीजिए मर्डर जो है वो सबसे घातक पनिशमेंट है, सज़ा जो मर्डर की होती है उससे थोड़ा सा नीचे आता है कल्पेबल होमिसाइड। दोस्तों इसकी सज़ा सेक्शन 304 इंडियन पीनल कोड के द्वारा दी जाती है। और यही नहीं दोस्तों, कुछ समय बाद कल्पेबल होमिसाइड से भी नीचे लाके ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को कहाँ रख दिया गया, नेग्लिजेंस के केस में। कल्पेबल होमिसाइड की सज़ा दोस्तों 10 साल तक है। 10 साल तक की सज़ा दी जा सकती है अगर कोई व्यक्ति माना जाता है कि इसने कल्पेबल होमिसाइड किया है। पर नेग्लिजेंस के केस में, जिसका पनिशमेंट सेक्शन 304A के अंदर दिया गया है, मात्र 2 साल तक की सज़ा दी जा सकती है दोस्तों, मात्र 2 साल। सोचिए दोस्तों, इतनी बड़ी घटना, इतने लोगों की मृत्यु, लाखों लोगों की मृत्यु, इतने लोग जो आज तक सफ़र कर रहे हैं, और क्या सज़ा मिल रही है, 2 साल मैक्सिमम। वो भी नहीं मिली दोस्तों, वो भी नहीं मिली सही से। और कितना पैसा मिला, 30,000, 40,000। तो दोस्तों ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है, ये हमारे देश के हिस्ट्री की सबसे खराब घटनाओं में से एक है। अब इसके बाद एक और घटना हुई, ज़्यादा समय बाद नहीं दोस्तों, 1 साल के ही गैप में एक और घटना होती है। और यहाँ पे एक दूसरी कंपनी, श्री राम फर्टिलाइज़र कंपनी, वो इन्वॉल्व है। उसके बारे में मैं कभी और डिस्कस करूँगा। पर देखिए, कहने का मतलब ये है कि हम इस घटना से सीखा हमने कुछ भी नहीं। क्या किया, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो कोर्ट हो, सबने क्या किया, चीज़ों को दबाने की कोशिश करी। और जिन लोगों ने अपने लोग खोए और जो लोग आज भी दर्द में हैं, उनको कहीं से किसी भी प्रकार का, चाहे वो पैसे के तौर पे हो, चाहे वो इमोशनल तौर पे हो, कहीं से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला दोस्तों। ये बहुत दुखद है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें, जानें और कोशिश करें कि ऐसा हमारे भारतीय इतिहास में दोबारा ना हो पाए। धन्यवाद दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप सब जुड़े। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।